तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 2023 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मार्च को। तो हर साल 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या है? क्रिएटिव इनोवेशन। अच्छा, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ध्यान से सुनना, कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की अभी रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण यानी कि ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में भारत कौन से स्थान पे था? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे, टॉप पे चाइना था। और क्या आप बता सकते हो भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी कौन सी बनी? डाबर। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये खुलेगा दिल्ली में। अच्छा बताओ, किस बैंक ने रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से देश का पहला क्रेडिट कार्ड बनाया था? तो आंसर होगा एचएसबीसी इंडिया ने। फिर बताइए, हाल ही में नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 मार्च को। तो हर साल 14 मार्च को दुनिया भर के लोग नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि यह ध्यान दिलाया जा सके कि नदियां हमारे दैनिक जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। इस बार ये इसका 26वां संस्करण है और थीम की बात करोगे तो थीम है नदियों के अधिकार। अच्छा, अब देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा नदियों से संबंधित। पहले 3 पॉइंट याद रखना। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और दूसरी सबसे लंबी है गोदावरी। अच्छा, दक्षिण गंगा ये किस नदी को कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। और वृद्ध गंगा भी गोदावरी को कहते हैं, ये पॉइंट भी याद रखना। वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका में मिलेगी। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है, ये आपको चाइना में मिलेगी। और चाइना का जो शंघाई शहर है वो इसी नदी के किनारे है। और चाइना का शोक किस नदी को कहते हैं? हुआंगहो नदी को। वैसे बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अच्छा, कावेरी जल विवाद ये किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। वैसे कावेरी नदी का उद्गम ये होता है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से। और ये कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अच्छा, वैसे गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से। और किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं? राइन नदी को ही। अच्छा, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता। और अगर मैं आपसे पूछूं, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछूंगा, आप ध्यान से सुनना, ये तो स्टैटिक पॉइंट्स हो गए, कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। और अभी बिहार में किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया गया? तो फल्गु नदी। अच्छा, ये तो नदियों की बात कर ली। अगर झीलों की बात करें, झीलों से 2-3 पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो वाले। एक तो आता है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर है। और भारत की कौन सी है? वुलर लेक है, जम्मू कश्मीर में है जो। अच्छा, अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन लेक है। याद रखना, ये सबसे बड़ी लेक भी है, विश्व में बात कर रहे हैं। अगर 2 तरह से प्रश्न बनते हैं देखो इससे, या तो प्रश्न बने विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, या सिंपल सा बोलेगा सबसे बड़ी लेक कौन सी है? तो यही है कैस्पियन लेक। और सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वॉन लेक है, टर्की में मिलेगी। अच्छा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकॉल लेक, ये आपको रशिया में मिलेगी। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका लेक है, ये पेरू और बोलीविया सीमा पर आपको मिलेगी। झीलों का देश किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो बताइए, अभी अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 मार्च को। तो हर साल 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे पाई दिवस के रूप में भी मनाते हैं। पाई जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3.14, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। और इसी कारण से इस दिन को याद रखना बड़ा आसान है। 3.14 से 14 हो गया जो कि इसकी डेट है, और 3 से हो गया तीसरा महीना जो कि है मार्च। तो 14 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, ऐसे याद रहेगा आपको ये। इस बार की थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। और इस दिन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की भी जयंती है। अच्छा, वैसे राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। आप जानते हो 2022 में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला था? चाइना के युन किंग टैंग को, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं।
चलिए फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मार्च को। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे यह हर साल 16 मार्च को देश भर में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? टीकों या फिर वैक्सीनेशन के महत्व के प्रति जन जागरूकता फैलाना। ये जो टीकाकरण है ये वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ हमारी रक्षा करने और कई गंभीर बीमारियों से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप सबको पता है। अच्छा, मेन बात तो यह है कि 16 मार्च को ही क्यों मनाते हैं। तो अगर आपको याद हो तो भारत सरकार ने देश से पोलियो को खत्म करने के लिए यानी कि 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था और 16 मार्च 1995 को भारत में पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक पिलाई गई थी, इसीलिए 16 मार्च को। वैसे भारत को WHO ने कब पोलियो मुक्त घोषित किया? तो 2014 में। अच्छा, टीके से याद आएगा, चेचक के टीके का आविष्कार या उसकी खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज के टीके की लुईस पास्चर ने। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मार्च को। तो पहली बार इस दिन को 2022 में मनाया गया था, मतलब ये इस बार इसका दूसरा एडिशन है। कब? 15 मार्च को, जिसका उद्देश्य है मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को कम करना। इस दिन को मनाने का प्रस्ताव पाकिस्तान ने दिया था। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मार्च को। तो हर साल 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना और उपभोक्ता अधिकारों के वैश्विक ज्ञान को बढ़ाना। इस बार की थीम है स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। आपको याद है, एक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम है जागो ग्राहक जागो। बताओ कब शुरू हुआ था ये? प्रश्न तो कैसा ही बन सकता है। तो आंसर होगा 2005 में। अच्छा, ये तो हो गया हमारा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। अगर नेशनल कंज्यूमर राइट डे की बात करेंगे तो वो 24 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो आंसर होगा सुरेखा यादव। सुरेखा यादव ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट है जो अब वंदे भारत का संचालन करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो अभी सोलापुर से महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक सुरेखा यादव ने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई। वे महाराष्ट्र की ही रहने वाली हैं और वे 1988 में देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। तो उनका नाम याद रखना। अच्छा, पहले वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं। इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। और ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। साथ में याद रखना, ये भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन भी है। बिना इंजन से मतलब इंजन तो होता है इसमें, मेट्रो या बुलेट ट्रेन की तरह इंटीग्रेटेड इंजन होता है। मतलब जैसे ये हमारी दूसरी ट्रेन होती है ना, उनकी तरह एक इंजन अलग से ही होता है, उसकी तरह नहीं है। इसलिए इसको कहा भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन। और पहली वंदे भारत ये कहाँ से कहाँ चली थी? दिल्ली से वाराणसी। इसका निर्माण भी याद रखना पूरी तरह से भारत में हुआ है। कहाँ पे? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। अच्छा, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत पूछे तो कहाँ से कहाँ चली? मैसूर से चेन्नई। वैसे इंडिया में फादर ऑफ रेलवे कहते हैं डलहौजी को, क्योंकि इन्हीं के समय भारत की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे 1853 में। और वंदे से एक प्रश्न आपका और बनेगा, वंदे मेट्रो। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी जिसका नाम होगा वंदे मेट्रो। दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी ये। और इसे अभी सरकार ने इसका टारगेट क्या रखा है? 2030 तक 35 हाइड्रोजन ट्रेन हमें डेवलप करनी है जिसका निर्माण भारत में होगा। वैसे हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO अनिल कुमार लाहौटी हैं। अच्छा, इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आंसर होगा शिवांगी सिंह। अगर आपसे पूछे सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट अवनीत चतुर्वेदी हैं। और अभी गीता राणा का नाम आपने सुना होगा। फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी ये बनी थी। तो इनके नाम भी याद रखना। पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 तो ये भारत में होगी, नई दिल्ली में। और कब से कब तक? 15 से लेके 26 मार्च। और अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं MC मैरी कॉम जो कि एक बॉक्सर हैं, और एक्टर फरहान खान। वही फरहान जो कहते हैं दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। अरे डैड, मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गया क्या?
ओ गुरुजी, ओ मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गया, ओ ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, साथ में ये भी याद रखना कि इतिहास में तीसरी बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। अच्छा, इनके अलावा महिंद्रा जो कंपनी है उसको भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने इस प्रतियोगिता का टाइटल स्पॉन्सर बनाया है। और हाँ, बॉक्सिंग की बात है तो एक नाम याद रखना, नीतू घनघस का। आपसे पूछा जा सकता है नीतू घनघस का संबंध किस खेल से है। बॉक्सर हैं ये। क्यों बता रहा हूं इनका नाम? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था 2022 का बीबीसी इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इनको चुना गया था। और निखत जरीन का संबंध भी बॉक्सिंग से है, ये तेलंगाना की हैं। और लवलीना बोर्गोहेन ये भी बॉक्सर हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे 2027 तक फीफा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा जियानी इन्फेंटिनो। तो अभी मार्च 2023 को जियानी इन्फेंटिनो को 2027 तक के लिए फीफा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। यानी कि अभी तक भी यही थे, अभी फिर से इनको चुन लिया गया। पहली बार ये 2016 में फीफा के अध्यक्ष बने थे, फिर 2019 में फिर से बने और एक बार फिर से बन गए हैं फीफा के अध्यक्ष। कौन? जियानी इन्फेंटिनो। बाकी आप जानते हो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम है। अभी राष्ट्रीय बास्केटबॉल एसोसिएशन, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे एडम सिल्वर। और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के हेड हैं डेविड हेगर्टी। अच्छा, फीफा की बात हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज कराने वाला हूं, ध्यान से सुनना। मतलब इस क्वेश्चन में फुटबॉल से संबंधित 2022 से लेके आज तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़े सारे मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो जाएगा, अभी जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, नवंबर दिसंबर में हुआ था, 22वां संस्करण था। कहां पे हुआ था? कतर में हुआ था। उसका शुभंकर क्या था? लाइब, मैस्कॉट था लाइब। फाइनल अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ था, अर्जेंटीना जीत गया था, फ्रांस हार गया था। 3 खिलाड़ियों के नाम याद रखना, लियोनल मेसी क्योंकि इनको मिला था गोल्डन बॉल अवार्ड, और फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट अवार्ड मिला था, और अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला था। और याद रखना, अगला जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है वो 2026 में होगा। 3 देशों में होगा, यूएस, कनाडा और मैक्सिको में। और इसी तरह से फीफा महिला विश्व कप ये 2023 में होगा। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और उसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? तजुनी है, जो कि एक तरह का पेंगुइन है। और याद रखना 2023 में एएफसी एशियन कप ये कहां पे होंगे? कतर में ही होंगे। और 2027 वाले होंगे सऊदी अरब में। अच्छा, मुझे बताओ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चीफ कौन बने? कल्याण चौबे बने। और किस भारतीय फुटबॉलर के नाम पे नामची सिक्किम में फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है? बाईचिंग बूटिया के नाम पे। आपको याद है 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? सुनील छेत्री को। और वुमेन्स में बात करेंगे तो मनीषा कल्याण को। वैसे 2022 का बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता? तो पुरुषों में तो करीम बेंजामिन ने जीता, ये रियल मैड्रिड के फुटबॉलर हैं। और महिलाओं में एलेक्सिया पुटेलस को चुना गया, ये बार्सिलोना से हैं। आपको याद होगा फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में भारत में हुआ था, उसको स्पेन ने जीता था कोलंबिया को हरा के। और अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी हुई। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से, याद रखना। इसका फाइनल सऊदी अरब में हुआ था, कर्नाटक जीत गया, मेघालय हार गया। और 2023 में फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप ये पेरू में होंगे। और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कहा जाता है डूरंड कप को, ये 2022 में हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं। बंगलुरु फुटबॉल क्लब जीता था मुंबई सिटी को हरा करके। अभी आपको याद हो तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था मोरक्को में, उसको स्पेनिश फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, उसने जीत लिया सऊदी अरब के अल हिलाल को हरा करके। और अभी 2022 के लिए बेस्ट फीफा मेल प्लेयर चुना गया लियोनल मेसी को, और महिलाओं में चुना गया एलेक्सिया पुटेलस को, बार्सिलोना से हैं। बाकी फीफा की बात करें, स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इसका मोटो होता है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। अध्यक्ष फिर से बन गए जियानी इन्फिनिटो। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिए। जितने पॉइंट आपको याद हो गए, ध्यान रखना, चिंता नहीं करना, सारे एक साथ याद भी नहीं रखने। फिर आगे कभी फुटबॉल का प्रश्न आएगा, मैं वापस आपको रिवाइज कराऊंगा। कभी भी एकदम से डरो मत कि हमें याद है। आप रोटी कैसे खाते हो? क्या पूरी रोटी को एक साथ मुंह में रख लेते हो क्या? नहीं ना, टुकड़ों के साथ खाते हो ना। तो बस हर जगह एक ही रूल लगता है, धीरे धीरे खाओ, लेकिन बस कॉन्टिन्यूटी रखो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में किसे
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा दीपक मोहंती को। तो अभी दीपक मोहंती को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है। ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जिसकी स्थापना 2003 में होती है। नई दिल्ली में मुख्यालय है और अध्यक्ष बन गए हैं दीपक मोहंती। आप जानते हो अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने थे? राजेश मल्होत्रा। फिक्की के महासचिव बने थे शैलेश पाठक और सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बनी थी रश्मि शुक्ला। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव को। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो सिनेमा ने क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसका स्वामित्व वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जो टीवी 18 की सहायक कंपनी है। जियो सिनेमा ये आईपीएल का डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर भी है, जिसने अभी सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये याद रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अमेरिका ने किसे भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया? तो आंसर होगा एरिक गारसेटी। तो एरिक गारसेटी ये होंगे भारत में अमेरिका के नए एम्बेसडर। बाकी क्लेयर लोम्बार्डेली को जानते हो, ओईसीडी ने अभी इनको अपना सीईओ बनाया था। सिंडी हुक की बात करें तो 2032 में जो ओलंपिक गेम्स होंगे उसके आयोजन समिति का इनको सीईओ बनाया गया था। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे या अश्वेत प्रेसिडेंट बने थे, क्लाउडन गे नाम है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी किसे अपना चीफ साइंटिस्ट मुख्य वैज्ञानिक बनाया था? इस प्रश्न का उत्तर दो, अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में शी चेंज क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? श्रेया घोड़ावत को। शी चेंज क्लाइमेट ये गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने में महिलाओं की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। और इसने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में महिलाओं की आवाज को बढ़ाने के लिए अभी एम्ब्रेस इक्विटी नाम से एक अभियान भी शुरू किया है। और जलवायु उद्यमी श्रेया घोड़ावत को अभी शी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर बनाया गया, तो इनका नाम याद रखना। बाकी आप जानते हो अभी लद्दाख में सेना के बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी थी? कर्नल गीता राणा। इंडियन एयरफोर्स में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला ऑफिसर बनी थी शालिजा धामी। और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी थी? कैप्टन शिवा चौहान। और अगर आपसे पूछे ना कि विदेशी धरती पर युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी थी, तो आंसर होगा अवनीत चतुर्वेदी। तो ये नाम सारे न्यूज में थे, आपको याद भी होने चाहिए। मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया? तो आंसर होगा बंगलुरु। हमारे केंद्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने बंगलुरु में पहली मेथनॉल संचालित बसों का अनावरण किया। मेथनॉल का उत्पादन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, जिसे सिन गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो वाहनों में इसके इस्तेमाल से उत्सर्जन में भी कमी मिलेगी, यानी कि पॉल्यूशन भी कम होगा। आप जानते हो देश की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस ये कहां लॉन्च हुई? तो आंसर होगा मुंबई में। आप जानते हो डिजिटल टिकट सिस्टम के साथ बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? महाराष्ट्र। एक और प्रश्न का उत्तर दो, किस राज्य की मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार मिला था? तो ये मो बस सेवा कहां की है? उड़ीसा की है, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर या यूं कहूं कि 1507 मीटर लंबा, जो कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, इसका उद्घाटन किया। और इस प्लेटफॉर्म को बनाने में लागत आई है 20 करोड़ रुपए की। अच्छा, वैसे अभी तक सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा था? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर प्लेटफॉर्म, जो कि अब दूसरे स्थान पे आ गया है लंबाई के मामले में। 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और केरल में जो कोल्लम जंक्शन है 1.18 किलोमीटर के साथ ये तीसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया।
याद रखना, हुबली धारवाड़ ये कर्नाटक में जुड़वा शहर है। अच्छा, इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने 118 किलोमीटर लंबे बंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया। और ये एक्सप्रेसवे किस नेशनल हाईवे पर है? 275, नेशनल हाईवे 275 पर। यहाँ पे कई कई जगह आपको ये इसकी नेशनल हाईवे की लंबाई 118, कई कई जगह 119 दिखाई दे सकती है, तो ध्यान रखना इसको भी। और नेशनल हाईवे से एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, नेशनल हाईवे 7 इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है नेशनल हाईवे 44। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने, इंपोर्ट करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा डेनमार्क। तो अभी डेनमार्क ने उत्तरी सागर के नीचे यानी कि 1800 मीटर पर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे डेनमार्क विदेशों से आयातित कार्बन डाइऑक्साइड को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और इस परियोजना को ग्रीन सैंड नाम दिया गया। मतलब इसका उद्देश्य क्या है इस परियोजना का? वातावरण को और ज्यादा गर्म होने से रोकना, जिसके लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेंगे, मतलब सोखेंगे और इसे समुद्र के नीचे स्टोर कर देंगे। भाई आपको पता है जो वातावरण है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये वातावरण से सोख कर करके कहाँ पे डालेंगे? समुद्र के नीचे स्टोर करेंगे। और इस परियोजना के लिए उत्तरी सागर को चुना गया है, क्योंकि दशकों से तेल और गैस उत्पादन के कारण इसमें पहले से ही पाइपलाइन और संभावित भंडारण स्थल है, स्टोरेज है, मतलब वहां पे अच्छा खासा वहां पे इसको स्टोर कर सकते हैं ये। और इस परियोजना का उद्देश्य है 2030 तक हर साल 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करना। 2030 तक करेंगे ये, हर साल 8 मिलियन टन स्टोर करा करेंगे। कौन करेगा? डेनमार्क। चलिए फिर बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा साउथ कोरिया में। तो दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र ये साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में स्थापित होगा, जिसकी लागत है $230 अरब। और सेमीकंडक्टर से आपको याद आएगा, सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना था गुजरात। अभी वेदांता और फॉक्सकॉन ये सेमीकंडक्टर चिप बनाने का प्लांट कहाँ पे बनाएंगे? गुजरात में ही। अच्छा, सेमीकंडक्टर के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। और सेमीकंडक्टर बनाने वाली टॉप कंपनी आपकी सैमसंग है। और सैमसंग कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 की अवधि में हथियारों के आयात यानी कि इंपोर्ट के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा? तो आंसर होगा भारत। तो सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया कि 2018 से लेकर 2022 की अवधि में, मतलब इस अंतराल के दौरान हथियारों के आयात के मामले में भारत टॉप पर रहा है। सेकंड पे सऊदी अरब है और तीसरे पे है कतर। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि विश्व के हथियारों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% रही है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में आई IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पे। तो स्विस फर्म IQ एयर ने अभी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को जारी किया, जिसमें यह बताया गया कि 2022 में भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है। पिछले साल इस लिस्ट में भारत 5वें स्थान पे था। और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में बात करेंगे तो 50 शहरों की सूची में भारत के 39 शहर हैं। अच्छा, सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो चाड है। सेकंड पे इराक है। तीसरे पे पाकिस्तान है। भारत 8वें पे है। और अगर शहरों में बात करोगे तो पहले स्थान पे है पाकिस्तान का लाहौर, दूसरे पे चाइना का होटन, तीसरे पे राजस्थान का भिवाड़ी और चौथे पे है दिल्ली। तो ये देश भी मैंने आपको बता दिए, शहर भी मैंने आपको बता दिए। अच्छा, 2 प्रश्न और मैं आपको याद दिलाऊंगा, करंट अफेयर्स के प्रश्न है, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछे कि किस IIT ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर बनाया था, तो आंसर होगा IIT रोपड़। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहां पे लगाया गया, तो आंसर होगा चंडीगढ़। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट सबसे कम है, तो आंसर होगा बिहार। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने, और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है,
लिटरेसी रेट सबसे कम है, कितनी है? 61.8%। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर है 65.3% है, और फिर राजस्थान का नंबर है 66.1%। केरल में सबसे ज्यादा है, आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा केरल में है, लेकिन कितनी है? 94% है। उसके बाद लक्षद्वीप है 91.85% के साथ। वहीं शहरी भारत में बात करें तो साक्षरता दर 84.11% है। वहीं ग्रामीण इलाकों में या ग्रामीण भारत में अगर बात करें तो 67.77% है। तो ये भी डेटा याद रखना। वैसे इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे आपका 2 दिसंबर को होता है। अच्छा चलो बताओ, 2 प्रश्न पूछ रहा हूं करंट अफेयर्स के। भारत का पहला पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का मांडला। और भारत का पहला संविधान साक्षर जिला भी कौन सा बना था? केरल का कोल्लम जिला। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में कितने भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 2। तो अभी टाइम मैगजीन की दुनिया की सबसे महानतम स्थानों की सूची जारी की गई, उसमें 2 भारतीय स्थानों को भी शामिल किया गया है। उनके नाम है मयूरभंज जो कि उड़ीसा का है, और एक लद्दाख। किसकी बात कर रहे हैं? टाइम्स की वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023 की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मयूरभंज नाम याद रखना, ये भी आपने सुना होगा। उड़ीसा के 3 जिलों में सोने के भंडार पाए गए थे, उसमें से एक मयूरभंज भी था। बाकी 2 कौन से थे? देवगढ़ और क्योंझर। तो अभी मयूरभंज और लद्दाख का नाम आपको याद रखना है। तो ये तो हम 2023 की लिस्ट की बात कर रहे हैं। पिछले साल का अगर रिवाइज करें, 2022 में भी 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया था, केरल को और अहमदाबाद को। याद होगा आपको। चलो मुझे ये बताओ, अभी टाइम मैगजीन ने 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना था? तो आंसर होगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। और अभी आप जानते हो, इसी तरह से फॉर्च्यून पत्रिका की दुनिया के सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची आई थी, उसमें किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया था? तो आंसर होगा TCS को। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में ला पेरोस 2023 एक्सरसाइज के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो आंसर होगा हिंद महासागर में। तो बहुपक्षीय अभ्यास है ला पेरोस 2023। इसका आयोजन 13 और 14 मार्च को हुआ। यह इस बार इसका तीसरा संस्करण था। कहां हुआ? हिंद महासागर में। यह हर 2 साल में होता है। और इसमें किस किस देश ने पार्टिसिपेट किया? तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया, जापान और अमेरिका ने। इसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री और INS ज्योति ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास के पहले संस्करण की शुरुआत फ्रांस ने 2019 में की थी। मतलब आप कह सकते हो फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा ये जो द्विवार्षिक अभ्यास है, हर 2 साल में होता है। ला पेरोस इसका नाम है, इसका आयोजन किया जाता है फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा या फ्रांस के द्वारा। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान के जोधपुर में। बात कर रहे हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र मिलिट्री एक्सरसाइज की। अच्छा, ये होता किन किन 2 देशों के बीच में है? भारत और सिंगापुर के बीच में। अभी 6 से लेकर 13 मार्च तक ये हुआ। कहां पे? राजस्थान के जोधपुर सैन्य स्टेशन में, जो कि इस बार इसका 13वां संस्करण था। पहली बार 2005 में हुआ था ये। अच्छा, वैसे सिंगापुर के साथ हम कौन कौन सी और एक्सरसाइज करते हैं? एक तो अग्नि वॉरियर करते हैं, एक सिम्बेक्स एक्सरसाइज भी करते हैं, और एक सिटमैक्स भी करते हैं। लेकिन इसमें भारत और सिंगापुर के साथ थाईलैंड भी आ जाता है। और अभी ये बोल्ड कुरुक्षेत्र भी हमने किया सिंगापुर के साथ। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? सी ड्रैगन अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा अमेरिका। और अभी इसका आयोजन किया गया सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 का। याद रखना, अमेरिका के नेतृत्व में इसका आयोजन होता है। ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मतलब कई सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं। अभी 15 मार्च से लेकर 30 मार्च 2023 तक इसका आयोजन हुआ। कहां पे? अमेरिका के ग्वाम में। ये इसका तीसरा संस्करण है। आप पूछोगे कितने देशों ने हिस्सा लिया? 5 देशों ने, भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान और कोरिया गणराज्य। और इसमें भारतीय नौसेना के P-8I विमान ने हिस्सा लिया। अच्छा, अगर पहले हम बात करें कि अमेरिका के साथ भारत कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है, एक हम इसके साथ वज्र प्रहार करते हैं, एक युद्ध अभ्यास नाम की एक्सरसाइज होती है, एक टाइगर ट्रम्प करते हैं, एक कोप इंडिया करते हैं,
एक अभी हमने संगम एक्सरसाइज भी किया। चलो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ये संगम एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ था। एक मालाबार एक्सरसाइज भी करते, मालाबार एक्सरसाइज में वैसे और भी देश होते हैं क्योंकि ये क्वाड देशों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। क्वाड में 4 देश होते हैं, भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। और आपको पता है 2023 में मालाबार एक्सरसाइज कहां पे होगी? ऑस्ट्रेलिया में होगी। और अगर और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, क्या है प्रश्न कि अभी किसे 2022 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तो आंसर होगा शिव शंकरी को। तमिल लेखक हैं ये शिव शंकरी, जिनको अभी उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। तो इनका नाम जरूर याद रखना। सरस्वती सम्मान की बात करें, इसे कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। स्थापना की थी 1991 में और ये देश का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार सम्मान है। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहली बार ये यानी कि 1991 में किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी को। तो सिंपल सा याद रखना, 2022 के लिए सरस्वती सम्मान किसे मिला? शिव शंकरी को, उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। और अभी आपको पता है हमने पढ़ा था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का नाम 32वां व्यास सम्मान मिला 2022 के लिए, उनके उपन्यास पागल खाना के लिए। और हरि बाल कृष्णन 2023 का मार्कोनी पुरस्कार मिला। और डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार इनको मिला है। तो ये सारे नाम मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अच्छा, एक होमवर्क प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है अगर आता है तो, कि 2023 का प्रित्जकर पुरस्कार किसे मिला? मोस्ट मोस्ट मोस्ट, जितने मोस्ट लगाने लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताओ अगर आता है तो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस एप्लीकेशन ने प्रतिष्ठित 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता? तो आंसर होगा हेलो उज्जीवन। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेलो उज्जीवन एप्लीकेशन ने अभी मार्च 2023 में इनोवेशन इन कंज्यूमर टैक्स श्रेणी में 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता है। ये पुरस्कार भारत में एक अभिनव संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। हेलो उज्जीवन की बात करें तो ये भारत का पहला मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है जो भाषण, दृश्य और स्थानीय भाषा की सुविधाओं को सक्षम बनाता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, इसकी भी स्थापना होती है 2017 में। हेडक्वार्टर इसका बंगलुरु में है और एमडी सीईओ इत्तिरा डेविस है। इसकी टैगलाइन क्या होती है? बिल्ड अ बेटर लाइफ। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अमेरिकी सरकार के द्वारा किस बैंक को बंद कर दिया गया? तो आंसर होगा सिग्नेचर बैंक। अभी 12 मार्च को तो ये सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया था, उसके बाद 13 मार्च 2023 को अमेरिकी सरकार ने सिग्नेचर बैंक को भी बंद कर दिया, जिससे ये अमेरिकी बैंकिंग इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी विफलता बन गई है। अभी वैसे फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने टिम मायोपोलोस को सिलिकॉन वैली बैंक का नेतृत्व करने के लिए सीईओ बनाया है, ये भी ध्यान रख लेना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? तो आंसर होगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक स्पेशल सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च की है, जिसे ब्लॉसम्स वुमेन्स सेविंग अकाउंट कहा जाता है। तो इस सेविंग अकाउंट में पुरस्कार और कैशबैक के साथ साथ डेबिट कार्ड और 7% की ब्याज दर भी दी जा रही है। बैंक इस खाते के साथ बच्चे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री अकाउंट के रूप में बचत आदित्य खाता की सुविधा भी देता है। कौन? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और भी कुछ समय पहले इसके सीईओ फिर से बन गए भास्कर बाबू। बाकी आपको याद हो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया और फेडरल बैंक ये नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध यानी कि लिस्ट होने वाला पहला पेमेंट गेटवे बना। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी थी? ए मणिमेखलाई। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा रचना बिस्वात ने। तो पूरा नाम है रचना बिस्वात रावत। ये एक पत्रकार और एक लेखिका है। इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ये बुक भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत के जीवन, उनके व्यक्तित्व और सिद्धांतों के बारे में बताती है।
जिनका आपको याद है 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। अच्छा, बिपिन रावत जी से 2-3 प्रश्न आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। अभी इनके नाम पे अरुणाचल प्रदेश में किबिथु मिलिट्री गैरिसन कैंप का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैन्य चौकी कर दिया गया, और इनके नाम पे उत्तर प्रदेश के एक सैनिक स्कूल का नाम भी रखा गया। और अभी इनके सम्मान में नेपाल के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में एक घंटी भी लगाई गई थी। ये हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और अभी भारतीय नौसेना ने बिपिन रावत जी की याद में 2 सम्मान देने का भी ऐलान किया है। इनके नाम पे होंगे 2 पुरस्कार, 2 सम्मान। ये हमारे पहले सीडीएस थे। तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा, अभी दूसरे सीडीएस कौन है? तो आंसर होगा अनिल चौहान है। और आपको याद होगा अभी KM चंद्रशेखर, इन्होंने बुक लिखी है एज गुड एज माई वर्ल्ड। बाकी सज्जन सिंह यादव इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ नाम से बुक लिखी, जिसको लॉन्च किया मनसुख मांडविया जी ने, हेल्थ मिनिस्टर हैं। सलमान रुश्दी ने अभी बुक लिखी है विक्ट्री सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन ने। तो अभी राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0। इस बुक में अमेरिका से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न खतरों पर प्रकाश डाला गया है। फिर बताइए, अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला ये कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है ये, जिसका नाम है आहार 2023। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। और इस मेले का मुख्य उद्देश्य क्या है? आतिथ्य उद्योग की क्षमता को प्रदर्शित करना और घरेलू और विदेशी उपभोक्ताओं को तकनीकों, वस्तुओं और सेवाओं का प्रदर्शन करना। अच्छा देखो, मेलों की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट मेले मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो अभी हाल ही में 2-4 महीने में हमने पढ़े थे। जैसे कि गंगा सागर मेला, इसका आयोजन हुआ था पश्चिम बंगाल में। माघी मेले की बात करेंगे, आयोजन हुआ पंजाब में। एक सरस मेला हमने पढ़ा था, यह आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर में। अभी झिंगा मेले का आयोजन हुआ था पंजाब में। लक्खी मेला पड़ा था, राजस्थान के सीकर में आयोजन हुआ था। दिव्य कला मेले की बात करें, इसका आयोजन हुआ था भोपाल में। और सबसे बड़ा मेला आप पढ़ते हो कुंभ का मेला हर 12 साल में लगता है, 4 जगह पे लगता है, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में फूलदेई महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो फूलदेई महोत्सव की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में मनाया जाता है। ये एक फसल उत्सव है, चैत्र माह में मनाया जाता है। ये वसंत ऋतु के आगमन को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या होता है, जो कन्याएं होती हैं, जो बालिकाएं होती है, वो घरों की दहलीज को फूलों से सजाती हैं। वैसे आपको याद है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। और इसी से आपको याद आएगा, फूलों का त्योहार कहा जाता है बथुकम्मा फेस्टिवल को। ये कहां का है? ये तेलंगाना का है। चलिए फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? तो आंसर होगा असम में। तो चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप ये भी असम के बक्सा जिले में आयोजित हुई 20 से 23 मार्च तक। तो इसमें भारत सहित 12 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने रेशम उत्पादों की सुरक्षा के लिए देश का पहला रेशम कीट बीमा कार्यक्रम शुरू किया है। यह बीमा उनको जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंजेस, पानी की कमी और अन्य खतरों के प्रभाव से बचाएगा। मतलब इसका ओवरऑल उद्देश्य यही है कि क्षेत्र में रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय बीमा उत्पादकता दिवस कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 28 जून को। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राजस्थान में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की गई? तो आंसर होगा 19। तो अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इन्होंने घोषणा की है कि अब राजस्थान में 19 नए जिले बनेंगे। तो अब टोटल कितने होंगे? तो 50 होंगे। अब देखो, अभी तक थे 33, अब होंगे 19। तो वैसे तो कितने होने चाहिए थे? 52, लेकिन मैंने क्या कहा? 50 होंगे। कैसे होंगे यही सोच रहे हो? तो इसमें जो पहले 2 जिले थे, जयपुर और जोधपुर, अब वो जिले नहीं रहेंगे। मतलब जयपुर टूटेगा 2 में, जोधपुर टूटेगा 2 में। मतलब जयपुर और जोधपुर से 4 नए जिले बनेंगे और जयपुर और जोधपुर अब जिले नहीं रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो पहले 33 थे,
हमने कहा ये 2 हटा दो जयपुर और जोधपुर को, और अब टोटल कितने बन जाएंगे 19, तो 19 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 50। बाकी पहले 7 संभाग थे, अब 3 और बन गए, तो टोटल संभाग कितने हो गए 10 हो गए, ये भी ध्यान रखना। 3 नए संभाग कौन कौन से, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। एक अच्छा प्रश्न यहां से ये बनेगा, किस समिति की सिफारिश पे ये सब हुआ, तो आंसर होगा राम भुलाया समिति। और इनका नाम याद रखना बड़ा आसान है, इन्होंने आप लोगों की जीके बढ़ा दिए, पहले एग्जाम पास कर लेने देते उसके बाद बढ़ा देते, तो इनको तो हम भुला नहीं सकते, इन्होंने हमारा काम कठिन कर दिया। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तुमको तो राम जी देखेंगे। तो राम भुलाया समिति। अभी आपको याद होगा आंध्र प्रदेश में भी 13 नए जिले बने थे, और टोटल कितने हो गए वहां 26 हो गए। पश्चिम बंगाल में भी 7 नए जिले बने थे, टोटल कितने हो गए वहां 30 हो गए। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना था, चलो ये मेरा प्रश्न रहेगा आपसे, मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर राजस्थान में 50 हो गए तो सबसे ज्यादा जिले वाला राज्य कौन सा है, तो वो तो उत्तर प्रदेश है, ऑब्वियसली बात है 75 है। मध्य प्रदेश में अभी 53 हो गए और राजस्थान में 50 हो गए, तो आप कह सकते हो राजस्थान सबसे ज्यादा जिलों वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। वैसे वर्तमान में बात करोगे तो भारत में राज्य हैं 28, यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। अच्छा, वैसे जम्मू कश्मीर जब 2 में टूटा था, दोनों यूनियन टेरिटरी बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो वो कब बने थे 31 अक्टूबर 2019 को, और 2 यूनियन टेरिटरी मिलकर एक हो गए थे, दादर व नागर हवेली व दमन व दीव। इनका विलय, इनका मर्जर कब हुआ था 26 जनवरी 2020 में। चलिए फिर बताइए, हाल ही में डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन कहां शुरू हुई, तो आंसर होगा भारत बांग्लादेश के बीच। तो यह है मैत्री पाइपलाइन, भारत बांग्लादेश के बीच शुरू हुई है। कितनी लंबी है, 131.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें से 5 किलोमीटर तो भारत में है, बाकी की 126.5 किलोमीटर ये बांग्लादेश में है। और अभी इसका शुभारंभ किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मिलकर। तो इस पाइपलाइन के जरिए भारत से बांग्लादेश रिफाइंड डीजल की आपूर्ति की जाएगी, और यह डीजल की आपूर्ति भारत में असम के नुमालीगढ़ से पर्वतीपुर डिपो करेगा। और इसको बनाने में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में कितनी लागत आई, 377 करोड़ रुपीस। इसका लक्ष्य होगा 10 लाख मैट्रिक टन डीजल की आपूर्ति करना प्रति वर्ष। अच्छा, अब एक प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, आप बताओ मैत्री एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है, और यहीं पे आप कंफ्यूज हो गए। अगर आपका उत्तर है बांग्लादेश के साथ करता है तो आप गलत हैं। मैत्री एक्सरसाइज हम थाईलैंड के साथ करते हैं, लेकिन मेनामती मैत्री एक्सरसाइज पूछेंगे तो फिर वो आएगा आंसर बांग्लादेश। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। चलो एक और प्रश्न पूछता हूं, बताओ अभी किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया था, 2022 को। और आपको याद है भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस चलती है, बंधन एक्सप्रेस चलती है, मिताली एक्सप्रेस चलती है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 ये कहां पे शुरू हुई, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। बात कर रहे हैं T5 सुरंग की, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। लंबाई है 880 मीटर। ये एक बाईपास टनल है और इसको बनाने में लागत आई है 100 करोड़ रुपए की। एक्चुअली में जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के पंथ्याल में 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को अभी खोल दिया गया, ताकि सबसे दुर्गम मार्ग से यातायात का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। पंथ्याल इसे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सबसे ज्यादा परेशानी वाले स्थानों में से एक माना जाता है, जिसके कारण पहले नेशनल हाईवे 44 पर काफी लंबा जाम लग जाता था, लेकिन अब ये बाईपास बन जाने से जाम नहीं लगेगा। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट सुरंगें अभी न्यूज में थी, कुछ इंपॉर्टेंट टनल। आप जानते हो अटल टनल कहां पर है, जिसे पहले रोहतांग सुरंग कहा जाता था, हिमाचल प्रदेश में है, लंबाई है 9.02 किलोमीटर, मनाली लेह रोड पर है ये। और भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल T49 ये कहां बन रही है, जम्मू कश्मीर में, जिसकी लंबाई है 12.75 किलोमीटर। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन पर है। और एक शिंकुला टनल पड़ा था, ये बनेगा लद्दाख में, 4.1 किलोमीटर लंबा होगा, दिसंबर 2025 तक बन जाएगा। ये जो शिंकुला दर्रा है ये लद्दाख हिमाचल प्रदेश सीमा पर है। और जम्मू कश्मीर में जो चेनानी नाशेरी सुरंग है, वैसे इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया, जो जम्मू कश्मीर में मिलेगी,
पीर पंजाल रेलवे सुरंग ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। अच्छा, विश्व का पहला शिप टनल ये कहाँ पे बनेगा? नॉर्वे में, जिसकी लंबाई होगी 1.7 किलोमीटर।